हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज पर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। रुक करते हैं सुपरफास्ट 100 का। कोरोना से जूझने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिंदगी की जंग हार गए। मिल्खा सिंह ने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मिल्खा सिंह को सभी ने नम आंखों के साथ अंतिम विदाई की। बीते दिनों ही मिल्खा सिंह कोरोना नेगेटिव हुए थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत नाजुक होने लगी। इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती किया गया था। आपको बता दें कि इसी हफ्ते उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का भी देहांत कोरोना की वजह से हुआ था। पत्नी की मौत हो जाने के बाद मिल्खा सिंह पत्नी के दाह संस्कार में भी शामिल नहीं हो सके थे, क्योंकि वे खुद भी आईसीयू में भर्ती थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिल्खा सिंह के निधन पर दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में जम्मू और कश्मीर दोनों ही क्षेत्रों के नेताओं को बुलाया गया। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र के कई नेता भी शामिल हो सकते हैं। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के करीब 2 साल बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए केंद्र की ओर से पहली बड़ी पहल मानी जा रही है। तो वहीं महबूबा मुफ्ती ने पुष्टि की है कि 24 जून को होने वाली मीटिंग के लिए उनके पास फोन आया था। उन्होंने कहा कि मैंने मीटिंग में जाने का भी फैसला नहीं किया। मैं अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ चर्चा करके आखिरी फैसला लूंगी। तो वहीं सीपीएम नेता और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के प्रवक्ता MY तारिगामी ने बताया कि उनके पास अभी तक दिल्ली से कोई फोन नहीं आया, लेकिन अगर उन्हें आमंत्रित किया जाता है तो इसका स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ अहम बैठक की। इस बैठक के दौरान दोनों के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई। सीएम ने बताया कि बैठक में पर्यावरण से संबंधित हरियाणा राज्य के विभिन्न विषयों के संदर्भ में बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों में अब कोयला और अन्य परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की जगह पर CNG, PNG और LPG का उपयोग किया जा सकेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा के 8 जिला क्षेत्रों में अभी तक CNG, PNG और LPG आपूर्ति पाइपलाइन पहुंच नहीं सकी। हालांकि कंपनियों के पाइपलाइन के कार्य प्रगति पर है। HLP सुप्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा के प्रयास रंग ला रहे हैं। सिरसा जिले में अब जल भराव नहीं होगा। सिरसा वासियों को जल भराव से निजात मिलेगी। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना को मंजूरी मिल चुकी है। योजना के लिए 28 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई। नगर परिषद के अध्यक्ष रीना सेठी इसकी जानकारी देते हुए बताया कि योजना के लिए सीएम मनोहर लाल और विधायक गोपाल कांडा का आभार भी जताया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा काफी हद तक सफल रही है। एक सर्वे में भी स्पष्ट हुआ है कि पहले 5 राज्यों में हरियाणा एक है और हरियाणा को A+ ग्रेड मिला है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार हेतु संस्कृत मॉडर्न स्कूल जो पहले 22 थे अब 136 किए गए हैं, जिन्हें CBSE की मान्यता दिलाई गई। यहां से अच्छी शिक्षा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले प्लान में जहां 67 नए कॉलेज सरकार ने मंजूर किए थे, वहीं इस बार अभी तक 17 नए कॉलेज मंजूर किए गए हैं। साथ ही जहां पहली से 8वीं तक की शिक्षा का अधिकार के तहत शिक्षा दी जा रही थी, अब उसे पहली से 12वीं तक कर दिया गया है, जहां पुस्तकें और दूसरी सुविधाएं फ्री होगी। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए सरकार ने सुपर 100 कोचिंग सेंटर शुरू किया है, जो अभी तक रेवाड़ी और पंचकुला में थे, लेकिन सीएम ने हिसार कुरुक्षेत्र में भी सुपर कोचिंग सेंटर खोलने का ऐलान किया, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी विशेष सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। किसान आंदोलन में बढ़ती आपराधिक गतिविधियां को देखते हुए प्रदेश सरकार भी सतर्क हुई है। आंदोलन में हो रही घटनाओं पर गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ी प्रतिक्रिया दी।
विज ने बताया कि अगर कोई आंदोलन होता है तो उसे संभालने की जिम्मेदारी निकल गया। वहीं एसवाईएल के मुद्दे पर अनिल विज ने कहा कि एसवाईएल को लेकर बातचीत पहले भी कई बार हो चुकी है और अब केंद्र ने एक बार फिर प्रयास किया है, तो अगर बातचीत से मसला हल होता है तो बहुत अच्छी बात है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि सुरजेवाला को न जाने कौन सी बीमारी है और उनका इलाज भी नहीं हो सकता। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर हो रही कम। 24 घंटे में 209 नए मरीजों की पहचान हुई है। एक दिन में 36 लोगों ने जान गंवाई। एक्टिव मरीजों की संख्या भी घटकर 2940 हो गई है। उखलाना में सड़क निर्माण में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। 20 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क में जगह जगह गड्ढे बन गए। मरम्मत के बाद भी हालत नहीं सुधर रही। सोनीपत के गुणा गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट गबन मामले में 2 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में भारी रोष है। बीडीपी और मिलीभगत का आरोप लगाया जा रहा है। टीकरी बॉर्डर पर जिंदा जलाने के मामले में संयुक्त किसान मोर्चा की गठित कमेटी ने झज्जर पुलिस अधीक्षक राजेश दुक्कल से मुलाकात की। कमेटी में शामिल लोगों ने अधीक्षक को बताया कि यह हत्या नहीं आत्महत्या का मामला है, जिसको कुछ लोग हत्या का मामला साबित करने पर लगे हुए हैं। कमेटी ने एक वीडियो भी पुलिस अधीक्षक को सौंपी है। कमेटी का दावा है मृतक मुकेश ने खुद तेल छिड़क कर आग लगाई थी, जिसमें कुछ किसानों ने उसकी जान बचाने की भी कोशिश की थी। कमेटी ने गिरफ्तार किए गए किसानों को बेकसूर बताया और उन्हें जल्द रिहा करने की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच गंभीरता से करने का आश्वासन दिया है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बहादुरगढ़ में किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि जल्द गाजियाबाद बॉर्डर पर यूपी और उत्तराखंड के किसानों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें बीजेपी को हराने के लिए किसान नई रणनीति बनाएंगे। प्रदेश में किसानों द्वारा बीजेपी जेजेपी के कार्यक्रमों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आदित्य कॉलोनी में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक में सिरसा जिला प्रभारी को विशेष रूप से पहुंचना था। बैठक की सूचना मिलने के बाद भारतीय किसान एकता से संबंधित किसानों ने मौके पर पहुंचकर बैठक का विरोध किया। इस दौरान किसानों ने हाथों में काले झंडे लेकर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर पहुंचे पुलिस बल भी वहां तैनात किया गया था। किसानों ने कहा कि बीजेपी जेजेपी के कार्यक्रमों का विरोध लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। गोहाना के बीचपड़ी गांव के ग्रामीणों ने निर्माणाधीन ग्रीन फील्ड हाईवे पर धरना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों की मांग है कि खेतों में आने जाने के लिए सर्विस रोड की बजाय रास्ता देकर एक पुल का निर्माण किया जाए। इस मांग को लेकर उन्होंने डीसी को भी पत्र लिखा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपने खेतों में काम करने के लिए रोजाना आना जाना पड़ता है और उनके खेतों में आने जाने के लिए क्रॉसिंग नहीं होगी तो उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रेवाड़ी के बाल भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओपी यादव के सामने लोगों ने अपनी परेशानी को रखा। इस बीच एक बुजुर्ग ने कोरोना काल में अपनी आपबीती को मंत्री के सामने रखा और बताया कि कैसे कोरोना काल में उनके छोटे भाई के इलाज के दौरान अस्पताल ने उनसे पैसे ऐंठे। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रशासन की लापरवाही ने उनके भाई की जिंदगी को भी ले लिया। इस बैठक में वो अधिकारी भी मौजूद थे जिन्हें इस मामले में 48 घंटे के भीतर जांच करके दोषियों को सजा दिलवाने की जिम्मेदारी दी गई थी। मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वो अनिश्चितकालीन धरना देने को मजबूर हो जाएंगे। पंचकूला में झूरीवाला डंपिंग ग्राउंड का विरोध लगातार जारी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चंद्रमोहन के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। घग्गर नदी पार के सेक्टर के लोग सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसको लेकर पुलिस पर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया।
पलवल में हरियाणा पुलिस के एक कर्मचारी पर महिला के साथ शादी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने कहा कि साल 2011 में वो एक झगड़े की शिकायत देने के लिए थाने पहुंची थी, जहां पर उसका संपर्क राजकुमार नाम के पुलिसकर्मी से हुआ और पुलिसकर्मी ने महिला को मदद करने का आश्वासन दिया और बाद में शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता ने जब शादी की बात कही तो उसने उसे टालमटोल कर दिया। वहीं पीड़िता को बाद में पता चला कि पुलिसकर्मी राजकुमार पहले से ही शादीशुदा है। पीड़िता का आरोप है कि शिकायत के बावजूद अभी तक मामले में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। गोहाना शहर के एक शख्स के साथ दिल्ली पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित शख्स का आरोप है कि मोनू नाम का एक युवक उसके घर किराए पर रहने आया था, जो कि हिसार गांव से था, जिसने ठगी को अंजाम दिया था। किराएदार ने बातचीत में बताया था कि वो सोनीपत के बैंक की शाखा में नियुक्त है और उसका भाई दिल्ली पुलिस में डीएसपी है। उसने उसके बेटे रमेश को दिल्ली पुलिस में लगवाने का झांसा दिया और 12 लाख रुपए मांगे, जिसके बाद पीड़ित शख्स ने बहकावे में आकर 3,80,000 रुपए दे दिए। जब उसके बेटे की नौकरी कहीं नहीं लगी तो उसने पैसे वापस मांगे, जिसके बाद आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। गुरुग्राम के सेक्टर 12 के निजी अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। अस्पताल पर आरोप लगे हैं कि 6 महीने पहले एक महिला का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती गई थी। ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में दर्द हुआ। जब दर्द के बाद इलाज करवाया गया तो खुलासा हुआ कि ऑपरेशन के वक्त डॉक्टरों ने महिला के पेट में कॉटन को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से महिला को अपनी जान गंवानी। नॉर्थ ईस्ट मामलों के एडवोकेट स्काई शर्मा ने बताया कि ऑपरेशन करने के लिए पहले पैसे लिए गए, लेकिन जब डिस्चार्ज किया गया तब भी 85,000 का बिल थमा दिया गया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई, लेकिन मामले में कोई सुनवाई नहीं की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जुलाना में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए तैयारियां की जा रही है, जिसको लेकर योग दिवस पर हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को योग अभ्यास किया जा रहा है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जुलाना में एक योग कैंप लगाकर योग के बारे में जानकारी दी जा रही है कि किस प्रकार योग हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। रादौर में पीएम किसान सम्मान निधि पाने में ऐसे किसानों की मुसीबत बढ़ गई है जो या तो इनकम टैक्स पेइंग है या फिर ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी हैं जो कि 10,000 से ज्यादा पेंशन पा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे किसानों को भी सम्मान निधि वापस करनी होगी। पलवल पुलिस ने फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर पैसे हड़पने के मामले में 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई मीसा गांव के रहने वाले उमेश कुमार की शिकायत पर की गई। शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसने अदालत में 4th क्लास की नौकरी के लिए आवेदन किया था। उसे वेटिंग लिस्ट में रखा गया था और बाद में फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करके 26,000 रुपए हड़प लिए थे। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी अर्जुन टाक को दिल्ली के मंडावली से गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ के बाद उसके सहयोगी विनोद कुमार को दिल्ली के ही लक्ष्मीनगर से गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी एक आरोपी फरार है जो मथुरा का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि तीसरे आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रदेश को साफ सुथरा रखने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को गृह मंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू किया था। अभियान का मकसद था प्रदेश को गंदगी मुक्त करना, लेकिन अधिकारी और विभाग की लापरवाही की वजह से इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। एक ऐसी तस्वीर अंबाला से सामने आई है जो सरकार के लक्ष्य के रास्ते में बड़ी समस्या है। यहां सफाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती ही की जा रही है। जब हरियाणा न्यूज की टीम ने हकीकत को जानने की कोशिश की तो यहां स्वच्छ भारत की गंदी तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हो गई। यहां जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और नालों की सफाई भी ठीक से नहीं की जा रही। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को अब सामान्य तरीके से ही मनाया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
इससे पहले सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऑनलाइन मनाने का निर्णय लिया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्रसारण के जरिए आम जनता तक योग पहुंचाने का कार्यक्रम था, मगर अब कोरोना की थमती रफ्तार को देखते हुए सरकार ने योग दिवस को सामान्य तरीके से ही मनाने का निर्णय लिया। डीसी महावीर कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए तैयारियां चल रही है। संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। राजनेताओं के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में खेल मंत्री संदीप सिंह को भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे मंत्री संदीप सिंह के काफिले को किसानों ने काले झंडे दिखाए। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में हुए विरोध को देखते हुए जिला सचिवालय के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। दूसरी ओर मेयर मदन चौहान को भी किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। किसानों के विरोध को देखते हुए कष्ट निवारण समिति की बैठक में शामिल होने जा रहे मेयर मदन चौहान को वापस लौटना पड़ा। इधर यमुनानगर में मंडेबर रोड पर स्थित केमिकल की एक अवैध फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा। इस दौरान सीएम फ्लाइंग ने मौके पर भारी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सील किया। इसके साथ ही 2 फैक्ट्री संचालकों को भी गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले किया गया। सीएम फ्लाइंग अधिकारी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि मंडेबर रोड पर एक अवैध फैक्ट्री में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से केमिकल बनाया जा रहा है, जिसके पास कोई लाइसेंस भी नहीं है। जिसके बाद स्थानीय पुलिस को साथ लेकर यहां पर छापेमारी की गई और यहां से भारी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बरामद हुआ, जिससे कि ये लोग कई तरह के प्रोडक्ट तैयार करते थे। उन्होंने बताया कि यहां पर यह अवैध काम करीब 3 साल से चल रहा था। प्रदेश में नशे के कारोबार के खिलाफ मुहिम जारी है। इसी कड़ी में राज्य नारकोटिक्स विभाग को करनाल में बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने यहां एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए 185 ग्राम हेरोइन बरामद की। पुलिस के शिकंजे में आया शख्स पंजाब के पटियाला का रहने वाला बताया जा रहा है, जो अलग अलग कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को हेरोइन सप्लाई करता था। बरामद की गई हेरोइन की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशे के सौदागर को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो कुरुक्षेत्र से लाई गई नशे की खेप को अलग अलग जगहों पर बेचने की फिराक में था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी शख्स को कोर्ट में पेश कर 2 दिन का रिमांड हासिल किया है। इसके अलावा नशे कारोबार में साथ देने वाले इसके एक साथी की तलाश जारी है। इधर फतेहाबाद के भट्टू रोड इलाके में चैन स्नैचिंग की घटना आम हो गई है। बीते रोज गली में घूम रही महिला के गले से 2 बाइक सवार युवक चैन छीन कर रफू चक्कर हो गए। महिला ने बताया कि गली में आए 2 बाइक सवार बदमाशों ने उनके 1 तोले की सोने की चैन छीन ली और वहां से रफू चक्कर हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही 4 मंजिला कॉलोनी में भी चैन स्नैचिंग की वारदात सामने आई थी। गोहाना में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते आए दिन शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला वार्ड 19 के राशन डिपो पर देखने को मिला। वारदात के दौरान चोरों ने डिपो को ताला तोड़कर हजारों रुपए का राशन और नकदी लूट ली। वहीं डिपो संचालक का आरोप है कि कई बार पुलिस को कॉल करने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। हद तो यह है कि 3 साल में इस डिपो में ये 4थी घटना हुई है और पुलिस अभी भी इसकी तफ्तीश गहराई से नहीं कर पाई। जींद के कटेला गांव से 25 वर्षीय विजेंद्र के गायब होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि करीब 5 महीने से युवक लापता है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है।
गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे जाम करने का ऐलान किया था, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारी कंडेला गांव पहुंचे और एक कमेटी का गठन किया। रोहतक के गांव बोहर में एक विवाहिता ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि महिला ने घरेलू कलह की वजह से खुद को फांसी लगाई। झज्जर के बरहाना गांव की प्रीति की शादी 3 साल पहले रोहतक के बोहर गांव के रहने वाले रवि के साथ हुई थी और इनकी 1.5 माह की बच्ची भी है। महिला का पति सेना में कार्यरत है और वह छुट्टियों में घर आया हुआ था। इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों का आपस में झगड़ा हुआ, जिसके बाद महिला ने खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही महिला के मायके वाले भी बोहर गांव पहुंचे। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर महिला की हत्या करने का आरोप लगाया। इस दौरान ससुराल और मायके पक्ष के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन पुलिस ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत कराया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पृथला के गांव चंदावली में एक युवक की दिन दहाड़े हत्या का मामला सामने आया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम के साथ जांच में जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और अब मामले की जांच शुरू कर दी है। सदर एसएचओ ने युवक की हत्या की पुष्टि करते हुए बताया कि मौके पर जांच पूरी होने के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। सिरसा के मुख्य डाकघर के बाहर कूड़े के ढेर में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि आग से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सरकारी तेल कंपनियों ने आज हफ्ते के आखिरी दिन शनिवार को पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया। बता दें कि शुक्रवार को पेट्रोल में 23 से 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल के रेट में 27 से 30 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई थी। कॉमेडी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता अजी का किरदार निभाकर लोकप्रिय हुई एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने मुनमुन के खिलाफ दायर सभी एफआईआर को स्टे कर दिया है। मुनमुन पर एक वीडियो में जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप है। हालांकि उन्होंने इस वीडियो पर माफी मांगते हुए इसे हटाया था। मुनमुन के खिलाफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।